हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम इसके पहले किरण आरेख के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि इन किरण आरेखों का उपयोग करते हुए कैसे गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि इन किरण आरेखों का उपयोग करके देख रहे ना, गोलीय दर्पण द्वारा, हमारा चैप्टर है गोलीय दर्पण, मुख्य फोकस है इसमें, द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम का उपयोग करते हुए जो भी इमेज बनेगा उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वस्तु मतलब बिंब का, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता कैसे है, आइए इस पर विचार करते हैं। जब दर्पण के सामने, देख रहे हैं ना, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने बिंब को रखा जाता है तो बिंब से निकलने वाली किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां कटती है अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण के केस में कटती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? कटती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? जहां कटती है या जहां कटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो यहां सबसे मुख्य है बिंब, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट जिसका प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हैं कि सीमित आकार के बिंब को जब विस्तारित करके रखेंगे तो इसमें बहुत से बिंदु होंगे, ठीक है ना? उसको बिंदु स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदु स्रोत, पॉइंट ऑफ सोर्स। इसमें बहुत से पॉइंट सोर्स होंगे, देखिए बहुत से होंगे। इस पॉइंट सोर्स से बहुत सी किरणें, असंख्य संख्या में किरणें निकलती हैं। प्रत्येक पॉइंट सोर्स से, ईच पॉइंट ऑफ सोर्स से ए नंबर ऑफ रेज इमिटेड निकलती हैं और ये किरणें दर्पण पर आपतित होकर के परावर्तित होती है। तो हम सभी बिंदुओं को नहीं लेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट ऑफ लेंगे और सबसे नीचे वाला लेंगे। ठीक है ना? और यहां से निकलने वाली केवल 2 किरणों पर विचार करेंगे। कितनी किरणों पर? केवल 2, ओनली 2 रेज पर हम विचार करेंगे। वी विल कंसीडर ओनली 2 रेज जो बिंदु स्रोत से निकलती है। ठीक है? एक इसके टॉप से, शिखर बिंदु से, और दूसरा इसके बेस मतलब आधार से। इन्हीं 2 किरणों पर विचार करेंगे। क्यों विचार करेंगे? आपके मन में होगा कि बहुत सी किरणों को जब लेंगे तो इमेज में अस्पष्टता नहीं आएगी, तो हम केवल 2 किरणों को ही लेंगे ताकि बनने वाली प्रतिबिंब में स्पष्टता हो, क्लियरिटी हो। क्या हो? क्लियरिटी आए, स्पष्टता आए। इसके लिए हम केवल 2 किरणों को लेंगे। एक इसके शिखर से निकलने वाली, टॉप से निकलने वाली, और दूसरी इसके बेस से निकलने वाली। ठीक है? अब बेस आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है? प्रधान अक्ष। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, देख रहे हैं ना? प्रधान अक्ष पे बेस होता है और ये ऊपर की ओर है। तीर की दिशा यह बता रही है
कि बिंब की दिशा ऊपर की ओर है, देख रहे हैं ना। तो प्रत्येक स्थिति में हम केवल दो किरणों को लेंगे और इन्हीं दो किरणों के आधार पे हम प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। क्या, किस चीज का निर्धारण करेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति, लोकेशन ऑफ द इमेज। किसका निर्धारण करेंगे? लोकेशन ऑफ द इमेज। कहां बनेगा, उसका लोकेशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा और उसका आकार क्या होगा। हम किरण आरेख पढ़ते समय आप लोगों को बताया था मैंने कि किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार का निर्धारण करते हैं। तो आइए इसके लिए हम केवल दो किरणों पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम 4 स्थितियों पर विचार करेंगे। कितनी स्थितियों पर? 4 स्थितियों पर। आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि प्रधान अक्ष से जो किरणें जाती हैं वह दर्पण से परावर्तित होकर उसी पर लौट आती हैं, ठीक है ना, उसी पर लौट आती हैं। प्रधान अक्ष से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ साथ पीछे की ओर लौट जाती है हमेशा। तो एक हम निश्चित रूप से प्रधान अक्ष से गुजरने वाली किरण को लेंगे। प्रत्येक स्थिति में प्रधान अक्ष से गुजरने वाली एक किरण को लेंगे और दूसरी किरण एक अन्य लेंगे जिसके बारे में हम विचार करेंगे। चारों स्थितियों में 4 अलग अलग लेंगे। तो पहली स्थिति में प्रधान अक्ष की समानांतर किरण लेंगे। क्या लेंगे? प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर, देख रहे हैं ना, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल एक रे है, ये देख रहे हैं ना, ये लेंगे पैरेलल। होगा क्या? पैरेलल रे दर्पण से परावर्तन के बाद, फिगर में देखिए, दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, देख रहे हैं ना, ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है, ये किरण मतलब प्रकाश की किरण, ये दर्पण से परावर्तित हो गई, इसके पीछे की ओर बढ़ाया मैंने, तो ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती हैं? फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण पहली स्थिति में। आइए दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। दूसरी स्थिति में मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण पर विचार करेंगे। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहां से? प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरने वाली। देखिए ये तो प्रधान अक्ष है, ये प्रिंसिपल फोकस है, यहां से होकर गुजरने वाली किरण अवतल दर्पण के केस में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देख रहे हैं ना, यहाँ फिगर में देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। कौन सी किरण? जो फोकस से होकर गुजरती है हुई दर्पण पे पड़ती है, ठीक है। अवतल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में देखिए फोकस की ओर निर्देशित, ठीक है, यहां देखिए फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद, देख रहे हैं ना, क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है, फोकस पर निर्देशित, यहां डॉट डॉट करके दिखाया गया है। उत्तल दर्पण में फोकस की ओर निर्देशित है, डायरेक्ट टुवर्ड्स द फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये दो स्थिति हुआ, स्पष्ट हुआ कि दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, लौट जाती है, परावर्तित होती है। और उत्तल दर्पण के केस में
फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, आइए तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण। वक्रता केंद्र, ये दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र ये है, देख रहे हैं ना, ये फोकस है। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर यदि किरण गुजरती है, अवतल दर्पण के केस में विचार करते हैं। देख रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पे क्या होती है, लौट जाती है। देख रहे हैं ना, along the return back along the same path। देख रहे हैं ना, इसमें वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, देख रहे हैं ना, बी मतलब उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित, देख रहे हैं ना, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित है ये रे किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, इसी पे लौट जाएगी। क्या होगी ये, इसी पे लौट जाएगी, ये गलत, इसी पे लौट जाएगी। ठीक है ना, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट हुआ। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है, सेम उसी रास्ते से, उसी पथ से, अवतल दर्पण के केस में। और यदि उत्तल दर्पण है तो वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित करने का अर्थ यह है कि वक्रता केंद्र तो पीछे है, तो उसकी ओर, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, उसी रास्ते पे लौट जाएगी। ठीक है ना, आइए चौथी स्थिति पे विचार करते हैं। चौथी स्थिति है हमारा मुख्य अक्ष के तिर्यक गुजरने वाली किरण। तिर्यक का अर्थ समझते हैं, ऑब्लिक्यूट। ये मुख्य अक्ष है हमारा, प्रधान अक्ष है। मुख्य अक्ष मतलब प्रधान अक्ष, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य अक्ष अर्थात प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के तिर्यक, देख रहे हैं, तिरछी, तिर्यक मतलब तिरछी, जब किरण आपतित होती है दर्पण पे, अवतल दर्पण के केस में, तो उतनी ही कोण बनाती हुई क्या होती हैं, तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती हैं। क्या होती हैं, तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जा रही हैं। देख रहे हैं ना, फिगर देखिए, अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के तिर्यक, देख रहे हैं, तिरछी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जा रही हैं। ये अवतल दर्पण था। उत्तल दर्पण के केस में ही सेम है, कोई फर्क नहीं। ये प्रधान अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष है। इससे देख रहे हैं, तिर्यक रूप से, ये प्रधान अक्ष के तिर्यक रूप से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जा रही हैं। ठीक है, तो इन चार स्थितियों पर हमें विचार करना है। इसमें दो किरण हम अनिवार्य रूप से ले रहे हैं, एक प्रधान अक्ष से गुजरने वाली, ध्यान रहना, और दूसरी में परिवर्तन कर रहे हैं। ये प्रत्येक स्थिति में प्रधान अक्ष से गुजरने वाली किरण को ले रहे हैं और दूसरी में अलग अलग स्थितियों में ले रहे हैं। इस पर एकदम ध्यान देना है। अब है कि इन सभी स्थितियों में, कितनी स्थिति हुई, चार स्थिति, इन सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम का पालन होता है। क्या होता है, परावर्तन के नियमों का पालन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन ईच ऑफ द केसेस। प्रत्येक स्थिति में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। कैसे होता है, सबसे पहले हम लास्ट पोजीशन पे ही विचार करते हैं। देखिए, ये प्रधान अक्ष है, ये जो पोल है P, यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये जो प्रधान अक्ष है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कौन हुआ, जिसको I से डिनोट करते हैं, निरूपित किया जाता है। और ये परावर्तन कौन हुआ, जिसको R से, स्मॉल r से निरूपित किया जाता है, जानते हैं आप। तो इस स्थिति में I = R, I और R दोनों क्या है, बराबर हैं, और पहला नियम पालन हो रहा है। दूसरे नियम में देखिए, आपतन बिंदु
देखना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में है। देख रहे हैं ना, यहां देखिए बिंदु पे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, पढ़े हैं ना परावर्तन के दूसरे नियम में कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये दूसरा नियम है। तो इस तरह यहाँ परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। आप प्रत्येक स्थिति में देखिए, यहां भी देखिए, यहां I इज इक्वल टू आर है, देख रहे हैं ना, यहां देखिए I इज इक्वल टू आर है, देख रहे हैं ना, यहां देखिए I इज इक्वल टू आर है, I इज इक्वल टू आर है, यहां मतलब प्रत्येक स्थिति में परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम अब किरण आरेख बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में बिंब को रख करके, और तब उसकी स्थिति और प्रकृति का निर्धारण करेंगे। थैंक्स।